हेलो एवरीवन, एक बार कंक्लूड करता हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक जोशी और आज से हम शुरुआत करने वाले हैं अपने सी प्लस प्लस के कोर्स की। ठीक है, हम इस कोर्स को बिगिनर फ्रेंडली रखेंगे और स्टार्टिंग से सी प्लस प्लस सीख रहे होंगे। तो बात कर लेते हैं कि सी प्लस प्लस ही क्यों। देखो, सी प्लस प्लस जो होती है वो एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर डेवलप करने में हमें मदद करती है। ठीक है, जनरल सिस्टम सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं वो बनाने में हमें मदद करती है। हमारे जो ड्राइवर्स बनते हैं पीसीज में और लैपटॉप्स में, विंडोज में बेसिकली, तो वो बनाने में हेल्प होती है। और कुछ सर्वर साइड सॉफ्टवेयर्स हो गए, कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हो गई, उन्हें बनाने में भी हम सी प्लस प्लस का यूज कर लेते हैं। और वीडियो गेम्स में तो सी शार्प और सी प्लस प्लस का काफी यूज होते हैं। हाँ, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो मैं एडवांटेजेस से पहले आप पे डिसएडवांटेजेस पर बात कर लेता हूँ कि डिसएडवांटेज क्या होता है। कि देखो, डेटा ग्लोबल भी होता है और लोकल भी होता है। अच्छा देखो, इसे मैं बिगनर फ्रेंडली रख रहा हूँ इसलिए मैं समझाऊंगा यहाँ पे ग्लोबल क्या होता है, लोकल क्या होता है। अब लोकल का मतलब है कि डेटा का स्कोप लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि एक हवेली है, ठीक है, एक बहुत बड़ी हवेली है, उसमें कुछ कुछ रूम्स हैं। तो डेटा किसी रूम में रखा हुआ है, ठीक है। अब उसको अगर तुम बाहर से देखोगे हवेली के, तो तुम्हें वो नजर नहीं आएगा, तुम्हें नहीं पता उस रूम के अंदर क्या है। अब तुम हवेली के अंदर भी चले गए तब भी तुम्हें नहीं पता होगा कि उस रूम के अंदर क्या है, क्योंकि तुम उस रूम के अंदर नहीं गए हो। तो वो लोकल कहलाता है, ठीक है, कि उसका स्कोप केवल उस कमरे तक है, मतलब वो उस कमरे के बाहर खत्म हो गए। लेकिन डेटा इज ग्लोबल का मतलब ये है कि तुम बाहर से भी उसे देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, उसे यूज कर सकते हो। मतलब तुम हवेली के बाहर खड़े हो, तुम्हें वो डेटा दिख रहा है। ठीक है, डेटा कैन बी एनीथिंग, अ पॉइंट, लाइट बेसिकली, है ना। अगर मैं रैंडम एग्जांपल लूं तो एक लाइट, बीम ऑफ लाइट हो गई, या फिर एक कोई पेंटिंग हो गई जो तुम्हें ग्लोबली एक्सेसिबल है, तुम्हें हवेली के बाहर से भी नजर आ रही है। तुम उसके अंदर जाओगे तो भी एक्सेसिबल है, रूम के अंदर भी चले गए तो भी एक्सेसिबल है। लेकिन लोकल के केस में वो एक्सेसिबल कब होगी, जब तुम उस रूम के अंदर प्रेजेंट होगे। ठीक है, इससे ज्यादा लेम तरीके से तो ग्लोबल और लोकल शायद ही किसी ने समझाया होगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है कि ये सेकंड पॉइंट छोड़ दो। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है ऊप्स के लिए, ठीक है। जब मैं ऊप्स पढ़ाऊंगा तब देखेंगे हम इसको। ऊप्स, ओके, ऊप्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वो नाम है, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अच्छा जरा ध्यान से देखना कि इट कैन बी जनरली हैवी इफ नॉट केयरफुल। ये तो सभी लैंग्वेजेस के साथ है, ये कॉमन पॉइंट है। चाहे आप कोई भी, हाँ, पाइथन के लिए थोड़ा सा मैं इस पॉइंट को नहीं मानूंगा, पर बाकी सभी लैंग्वेजेस में तो सेम चीज है। अब ध्यान से देखना कि डेटा हम यहाँ पे ग्लोबल रख सकते हैं, मतलब मैंने बताया ना, हम हवेली के बाहर से भी डेटा को देख सकते हैं, पर वो सिक्योर नहीं है। ठीक है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई वॉचमैन ही नहीं खड़ा है। तो ये एक थोड़ा डिसएडवांटेज होता है सी प्लस प्लस का, बट एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये रिलेटिवली लो लेवल होती है सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि इजी टू कोड होती है ना। ओके, इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, मतलब आपके एरर्स आएंगे, आप तुरंत इंटरनेट पर डालेंगे, आपको स्टैक ओवरफ्लो या कहीं पे भी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा उसका, उसको रिजॉल्व करने का तरीका। तो लार्ज कम्युनिटी होने के ये फायदे होते हैं। ठीक है, इसकी जो स्टैंडर्ड्स है वो क्लियर और मैच्योर है। मॉड्यूलैरिटी क्या होता है, देखो मान लो आपको, मान लो आप ही हो वो जिसने जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया पूरा सी प्लस प्लस में, मान लो। ठीक है, तो अब आपने कम से कम हजारों लाइनों का कोड लिखा होगा। ठीक है, अब हजारों लाइनों का कोड मतलब बहुत बड़ी चीज हो गई। ठीक है, तो आप क्या करते हो, छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाते हो। छोटे छोटे मॉड्यूल्स मींस, आपने मान लो फॉर एग्जांपल आपने विंडो में एक चीज ऐसी बनाई कि ये बटन दबाने पर ये होगा, तो पूरी नई विंडो खुलेगी। ठीक है, दो यूजर डिवाइड करने वाला बनाया आपने। तो उसके लिए आपने एक नए सेट ऑफ फाइल्स में कुछ चीजें स्टोर कर दी, कुछ नए सेट ऑफ ब्लॉक्स बना दिए कि वहां पे वो वाला कोड लिखा होगा। उन छोटे छोटे हिस्सों को हम मॉड्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें मॉड्यूलैरिटी हम कर सकते हैं। मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आया होगा, पर उतना फील नहीं आया, कोई बात नहीं, इसे रहने दो। ठीक है, मॉड्यूलैरिटी भी आएगा हमारे आगे, तो हम उसे देख रहे होंगे। रीयूजेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी, इससे मतलब इस पॉइंट से तो प्रोग्रामर्स खुश रहते हैं कि हम बस इंटरनेट से कोड उठा सकते हैं। मतलब रीयूजेबिलिटी भी होती है और रीडेबिलिटी भी काफी अच्छी होती है। तो ये तो बेसिक चीजें हो गई। अच्छा देखिए, अब ना हम बात कर लेते हैं। देखो, मैं यहाँ पे कोड करने वाला हूँ अपने वीएस कोड में। ठीक है, इसको इसको इंस्टॉल करने का भी एक पूरा प्रोसीजर होता है। इसको इंस्टॉल करते हैं, फिर आप अपने सी प्लस प्लस को इसमें रन करना चाहते हैं तो आपको जीसीसी करके भी अपना एनवायरमेंट सेटअप करना होता है। वो सब आपको करना है तो आप इंटरनेट पे लिख लीजिएगा, यूट्यूब पे या फिर कहीं और भी, कि हाउ टू सेटअप जीसीसी फॉर सी प्लस प्लस, है ना, इन विंडोज। तो आपको एक 5-6 मिनट की वीडियो मिलेगी, जल्दी से आप सेटअप करके यहाँ तक आ सकते हैं। या फिर मान लो नहीं करना है तो बहुत ईजी है, क्रोम पे जाओ, लिखो ऑनलाइन सी प्लस प्लस कंपाइलर, तो आपको ऐसे ही इंटरफेस मिलेगा जिसमें आप ऑनलाइन कंपाइल कर सकते हो।
दोनों ही ईजी है, ठीक है, क्योंकि बेसिक सी प्लस प्लस चलेगा तो जब तक ऑनलाइन कर सकते हो कर लो, फिर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो उसके बाद आप खुद वीएस कोड पे शिफ्ट करेंगे। मैं वीएस कोड क्यों यूज कर रहा हूँ, नोट पैड क्यों नहीं यूज कर रहा, कोड तो नोट पैड पे भी लिख सकते हैं, वीएस कोड थोड़ा ईजी कर देता है चीजों को, ठीक है, तो इसीलिए, क्योंकि सिंटेक्स लिखना आसान हो जाता है। सिंटेक्स क्या होता है, लिखने का तरीका, जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स लिखते हो ना, ठीक उसी तरीके से, तो वो सारी चीजें आसान हो जाती है, देखेंगे वक्त के साथ, ठीक है। तो ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है और हम अभी ही अपना फर्स्ट कोड रन करेंगे सी प्लस प्लस में, ठीक है। तो मैं पहले लिख देता हूँ, देन उसके बाद हम बताएंगे आपको कि मैंने हर शब्द का मतलब क्या बताया है। सो ये हमारा फर्स्ट सी प्लस प्लस कोड है एक्चुअली। अब इसमें हमें सारी लाइंस का मतलब समझ में आना चाहिए। देखो सबसे पहले मैंने ये क्या लिखा है, ठीक है, वेलकम टू द कोड। अब इसके आगे मैंने 2 स्लैश लगाए हैं। देखो ये 2 स्लैश रिप्रेजेंट करते हैं कमेंट्स को, कमेंट्स टिप्पणियों को, और हमें हमेशा कमेंट्स को इग्नोर करना चाहिए अगर वो हमारे लिए मैटर नहीं करते हैं, समाज के भी, ठीक है। तो कमेंट्स एक्चुअली होते क्या है, ये हम ये प्रोग्रामर अपने लिए लिखता है या फिर उस व्यक्ति के लिए लिखता है जो उसका कोड पढ़ने वाला है, ताकि वो बाद में समझ सके, ठीक है। इसको जब भी हम रन करेंगे तो कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा, मतलब इस लाइन को वो एग्जीक्यूट नहीं करता है। कंपाइलर क्या होता है, जो हमारे इस जो हमने इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको कन्वर्ट करके अब हमारे लैपटॉप को या हमारे पीसी को समझाता है कि भैया आपको ये करके देना है हमें, ठीक है। जैसे मैंने इस केस में बोला है कि मेरे को स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड दिखाओ, तो मैंने तो इंग्लिश में लिखा, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ कुछ INC लिखा हुआ है, इंग्लिश ही तो होती है, तो मैंने इंग्लिश में लिखा है। लेकिन अब कंप्यूटर को थोड़े ना इंग्लिश आती है, वो तो हमसे भी डफर होता है, ठीक है। तो उसको समझाने के लिए कंपाइलर इसको कन्वर्ट करके उसकी लैंग्वेज में बताता है, दैट इज बाइनरी ना 0101, तो कन्वर्ट करके उसे देते हैं, फिर वो क्या करता है, प्रिंट करता है जो भी उसे कमांड्स प्रोवाइड की गई होती है। लेकिन कंपाइलर इस कमेंट को इग्नोर कर देगा। तो ये याद रखना कि जब भी हम ऐसे लिखेंगे ना तो वो इग्नोर करता है, ठीक है। अगर आप VS कोड में यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल और स्लैश दबा के कमेंट ऑटोमेटिकली आते हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रोल स्लैश दबाया तो ऐसे कमेंट आ गया, ठीक है। तो ये कमेंट होते हैं हमारे, ओके। देन हमने ये क्या यूज किया है, देखो सबसे पहले हैज इंक्लूड समझने से पहले हम ये आईओस्ट्रीम देखते हैं। देखो ये डायरेक्टिव्स है। आईओस्ट्रीम क्या होते हैं, ये हेडर फाइल्स होती हैं। हेडर फाइल्स क्या होते हैं, मान लो अभी मैंने बताया था ना मॉड्यूलरिटी में एक चीज बताई थी कि आपने बहुत सारा कोड लिखा, तो अब सी प्लस प्लस में भी ना कुछ ऐसा कोड, या फिर आप कोई भी लैंग्वेज उठाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें पहले से ही वो लिख कर देते हैं। जो आप GCC का एनवायरमेंट सेटअप करेंगे, ठीक है, अगर आपने कर लिया है तो GCC का एनवायरमेंट सेटअप करते वक्त आपने बहुत सारी फाइलें एक पूरी फाइल, एक फोल्डर एनवायरमेंट सेटअप करते हुए डाला होगा, तो उसमें कुछ प्री रिटर्न कोड्स होते हैं, ठीक है। या फिर आप ऑनलाइन यूज कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, एक ऐसी फाइल होती है जिसमें कुछ कुछ प्री रिटर्न कोड्स होते हैं। वो क्या क्या अलाउ करते हैं हमें कि हम कुछ प्री रिटर्न चीजों को इस्तेमाल कर सकें। जैसे यहाँ पे जो सी आउट है, ठीक है, मान लो अगर मैंने ये हटा दिया ना तो सी आउट पर एरर आने लग जाएगा, देखना भी थोड़ी देर में। ये देखो आने लग गया। ये एक्चुअली VS कोड का कमाल होता है कि वो हमें एरर भी शो कर देता है, ठीक है। तो ये सिनेरियो होता है, इसीलिए आईओस्ट्रीम एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल मींस ऐसे समझो वो एक फाइल है जिसमें कुछ कुछ कोड लिखा हुआ है सी आउट से रिलेटेड, तो वो हम यहाँ पे अब यूज कर सकते हैं सी आउट को, बस इसलिए हमने यूज किया। और हैज इंक्लूड क्या होता है, ये डायरेक्टिव्स होते हैं हमारे, है ना, जो हमें बताते हैं कि अच्छा हैश इंक्लूड मतलब हमें वो फाइल इंक्लूड करनी है। कौन सी फाइल, आईओस्ट्रीम फाइल, ठीक है। ये जनरली iostream.h होती है, ठीक है। .h मींस हेडर फाइल। जैसे यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट फाइल बनी वो intro.cpp नाम से मैंने बनाई है ना, एक्सटेंशन CPP है, वैसे ही हेडर फाइल का एक्सटेंशन हम h बनाते हैं। ऊप्स पढ़ते समय हम h भी खुद से बना रहे होंगे, हेडर फाइल भी खुद से बना रहे होंगे। अब ये यूजिंग नेम स्पेस std के ये ऐसे है कि हमने नेम स्पेस एक डिफाइन किया है। अब इसको ना थोड़ा समझाना अभी के लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे समझो हमने एक नेम स्पेस जिसका नाम std है उसको यूज करके ही हमने यहाँ पर कोड लिखने की कोशिश की है, ठीक है। इसको अभी के लिए इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए। नाउ सबसे पहले ये याद रखना कि जब भी हम कोड स्टार्ट करते हैं ना तो क्या होता है कि हमारा जो भी कोड होता है वो रन होना स्टार्ट हमेशा मेन फंक्शन से होता है। मेन, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये मेन, और ये जो 2 राउंड ब्रैकेट्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि एक फंक्शन कॉल हुआ है। फंक्शन क्या होता है, वो ब्लॉक जहाँ पे कोड लिखा है। ऐसे समझो वो हवेली में वो रूम्स जहाँ छोटे छोटे कोड्स लिखे हुए हैं, लेकिन जो पहला एंट्री रूम होगा हवेली में वो हमेशा मेन फंक्शन होगा, ठीक है। कि आप एंट्री मेन फंक्शन से करोगे। क्या ये चीज क्लियर है? ओके। अच्छा मेरे को जरा ध्यान से देखना कि यहाँ पे इंट क्यों लिखा है। देखो इंट का मतलब ये है कि मान लो आप मेरे को मिले कभी बाहर, तो आपने बोला हाय दीपक,
तो मैं भी क्या बोलूंगा, हाय, मतलब मैंने आपको रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। जब भी आप मुझे कॉल करोगे या फिर मुझसे बात करने की कोशिश करोगे तो मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट जो भी वर्ड लिखा होगा ना, कीवर्ड लिखा होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि रिस्पॉन्स किस फॉर्म में आएगा। यहाँ पे इंट लिखा है, इंट रिप्रेजेंट्स इंटीजर, ठीक है। मैं अगेन एक कमेंट डालता हूँ, तो यहाँ पे हम बताएंगे कि इंट मतलब इंटीजर। तो रिस्पॉन्स मेरे को मेन फंक्शन का आने वाला है इंटीजर में। अब इंटीजर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, या फिर सो ऑन। तो मेरे को ये समझ में आता है कि अगर मैंने इस मेन फंक्शन को कॉल किया, जैसे मैंने बोला हाय मेन, तो ये मेरे को हेलो दीपक नहीं बोलेगा, ये मेरे को बोलेगा 0 1 2, इस तरीके से बोलेगा, ठीक है। तो ये चीज होती है। ओके, तो भाई तो फिर आपने रिटर्न क्यों नहीं किया, मतलब आपने रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया, ठीक है। तो हम रिस्पॉन्स के लिए ना कीवर्ड यूज करते हैं जिसका नाम होता है रिटर्न, ठीक है। मतलब ये हमें रिस्पॉन्स, ओवरऑल रिस्पॉन्स बताएगा कि इस फंक्शन का क्या रिस्पॉन्स रहा। तो मैं एक बार कंक्लूड भी करूंगा एंड में, तो उसकी चिंता मत करना, ये हमें क्या बताएगा, रिस्पॉन्स, ठीक है। ओके, तो हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न, अभी जैसे मान लो हमें कुछ जरूरत नहीं है तो हम सिंपली रिटर्न 0 भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये तो इंट मेन हो गया, तब उस केस में हमें रिटर्न 0 करना पड़ेगा। मैं आपको शो करूंगा इसे अभी। ओके, तो ये चीज हुई, इंट मेन समझ में आया कि मेन वो फंक्शन होता है जहां से हमारा कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। अच्छा, अभी सी आउट क्या लिखा है, देखो ये हमारे एक्सर्शन ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। एक्सर्शन ऑपरेटर्स मतलब क्या होते हैं, बेसिकली ये जो हमारे दो ग्रेटर देन के साइन लगे हैं ना, इन्हें एक्सर्शन ऑपरेटर कहते हैं। और सी आउट हमारा क्या करता है, स्क्रीन पर प्रिंट करने का काम करता है, मतलब ये स्क्रीन पर शो करेगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और ये जो भी हमें शो कराना है, अगर हमें कोई स्ट्रिंग स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग क्या होती है, कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर, मतलब ABCDEF A to Z बेसिकली। तो कैरेक्टर्स बहुत सारे अगर हमें शो करने हैं, हो सकता है कैरेक्टर एक इंटीजर भी हो, वो सब पढ़ेंगे आगे हम, कि अगर एक बहुत सारे कैरेक्टर्स हमें शो करने हैं तो हमें डबल कोट्स में शो करना होता है। और एक बात याद रखना कि सेमीकोलॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां लाइन टर्मिनेट होती है वहां सेमीकोलॉन लगाना पड़ेगा। अब कुछ लोग यहाँ सेमीकोलॉन लगा देते हैं, यहाँ सेमीकोलॉन नहीं लगाया जाता, ठीक है। मेन जब भी एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम ऐसे डबल राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स, और फंक्शन के अंदर की उस रूम के अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है वो हम कर्ली ब्रेसेस के थ्रू बता रहे होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो ये हमारी चीज हुई। अब इसे एक बार हम रन करके देख लेते हैं, ठीक है। रन कोड करते हैं, तो हमें प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। क्या चीज क्लियर हुई, देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नजर आ रहा है हमें। ओके, एक बार कंक्लूड करता हूँ कि जो सबसे पहली लाइन हमने यहाँ पे लिखी है, दैट इज आवर कमेंट, मतलब कंपाइलर इसे इग्नोर करेगा जब भी वो कंपाइल करने की कोशिश करेगा। ओके, हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम क्या होते हैं, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं हमारे, मतलब कुछ फाइल, आईओस्ट्रीम एक फाइल है, उसमें कुछ 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 कोड लिखा हुआ है, लेकिन उसकी हमें फंक्शनैलिटीज यूज करनी है, तो हम हैश इंक्लूड हमारे प्री प्रोसेसर को बोलेंगे, हम हमारे डायरेक्टिव्स को बोलेंगे कि जाओ प्री प्रोसेसर्स को लेके आओ, मतलब प्रोग्राम प्रोसेस होने से पहले ये फाइल मेरे इस फाइल में ऐड हो जानी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से होगा। और ये हमने क्यों यूज करा, ताकि हम सी आउट यूज कर पाए, ठीक है। सी आउट क्या करता है, स्क्रीन पर दिखाने का काम करता है। ओके, देन हम बात करते हैं इंट मेन पे। तो ये याद रखना कि जब भी आप उस हवेली, जो एग्जांपल दिया था मैंने, उसमें एंटर करोगे तो हमेशा मेन वाले रूम में, मेन फंक्शन में ही एंटर करोगे। फंक्शन कैसे लिखते हैं, दो राउंड ब्रैकेट्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं, कर्ली ब्रेसेस एंड करते हैं। फिर हमने यहाँ पे सी आउट कर दिया अपने हेलो वर्ल्ड को, और यहाँ पर उसको रिस्पॉन्स भेजना बहुत जरूरी है मेन फंक्शन को, ठीक है। कोई भी फंक्शन हो उसको रिस्पॉन्स भेजना जरूरी हो या ना हो, बट मेन फंक्शन हमेशा रिस्पॉन्स भेजता है, तो इसीलिए उसने रिटर्न 0 कर दिया। क्या ये चीज क्लियर है? ओके, तो ये हमने कंक्लूड करा है कि इंट मीन हमारा इस तरीके से हुआ। सो थैंक यू।